अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, भारत का गुरूर खाक में मिल गया है। ग्रीन शर्ट्स ने तारीख बदल डाली है। 10 विकेट से इबरतनाक शिकस्त, मुल्क भर में तारीखी जश्न मनाया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान के चाहने वालों ने जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर हमने मीम्स का एक तूफान भी देखा है, लेकिन यहां पर भारतीय मीडिया की चीखें निकल गई और इंडिया ने अपनी हार का सारा गुस्सा कश्मीरी तुलबा पर निकाला। हम पाकिस्तान की इस तारीखी जो फतह है उसके कुछ मनाजिर आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे और उसके साथ साथ नाज़रीन शेयर करेंगे जो इस वक्त इंडियन मीडिया पे हो रहा है, वो तमाम डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे से हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक हफ्ते में नेस्ला टावर को धमाके से गिराने का हुक्म जारी हुआ है। नालों पर तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। मुराद अली शाह को तलब करने पर जो है हुए हैं। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की भी सरजनिश की है और मुख्तलिफ मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क सामने आए। प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन शेयर करेंगे शहबाज शरीफ के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। शहबाज शरीफ ने खुलकर भाई और अपनी भतीजी के बयानिए को मुस्तरद किया है। नून लीग का अगला प्लान क्या हो सकता है और नवाज शरीफ की कहां और कौन कौन सी मुलाकातें हो रही हैं, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करूंगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफी तज्जियाकार सदीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच भी। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले नाज़रीन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के हर कोने में कराची से लेकर कश्मीर तक जो कल तारीखी फतह हमने हासिल किया उसका जश्न मनाया गया। जरा कुछ मनाजिर देखिए किस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने जश्न मनाया। नाज़रीन, ये कुछ मनाजिर थे और जो घरों के मनाजिर हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इस तारीखी फतह पर सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर की जो आवाम है वो भी बहुत पुरजोश दिखाई दिए, सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी की गई। इवन के जो श्रीनगर के जो हॉस्टल्स हैं उस यूनिवर्सिटी के, वहाँ की तालिबात भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती नजर आई। जरा ये मनाजिर भी देखें। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेश के मनाजिर हैं। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की फतह पर खूब जश्न मनाया गया और इस वीडियो को पाकिस्तान हाई कमीशन ने अपने पेज पर भी शेयर किया। जरा ये भी देखें। अदील, प्रोग्राम का आगाज अब मैं आपसे करूंगी। ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स है, हार जीत होती रहती है, लेकिन खासकर जब इंडिया के साथ मैच होता है तो इतना जश्न और इतनी इंटेंसिटी हाई क्यों होती है, जबकि बाकी टीम्स जब आती हैं तो उस तरह से इंटेंसिटी हम नहीं देखते। इस मैच में क्या खास बात थी? देखें, खेल तो खेल होता है और कहा जाता है जाहिर है उसमें एक टीम ने हारना होता है, एक टीम ने जीतना होता है और हार जीत को एक खेल की हद तक समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और भारत एक तो रिवायती हरीफ हैं ही, लेकिन इस मामले में ये खेल से आगे बढ़कर ये जंग क्यों लगती है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो हमारा जो हमसाया है ये हमारे साथ जिस तरह हर महाज पर दुश्मनी करता है, साजिश करता है, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ भी साजिश की। ये वो हमसाया है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए प्लान्स बनाए, इस पर कई तरीकों से हमले किए। अभी ये जो रिसेंट एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जो एक इंसिडेंट हुआ न्यूजीलैंड वाला जो मामला हुआ, इसके जो ताने बाने थे वो भी वहां जाकर मिलते थे। इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया में बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान से खुदा न खास्ता क्रिकेट को
खत्म करने का जो वो मंसूबा लेकर काम कर रहा था, तो उसके ये मुंह पर तमांचा था। ये शिकस्त, फिर शिकस्त भी होती रहती है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से शिकस्त, इस तरह से जो धूल चटाई, तो इस पर ये एक इंटरनेशनल इवेंट था ये। और ये देखें ना कि सिर्फ ये पाकिस्तान में ही नहीं, जिस तरह आपने अभी ये दिखाया भी, ये मकबूजा कश्मीर में भी जिस तरह लोगों ने जश्न मनाया, जिस तरह बांग्लादेश में, बहुत से मुल्क हैं जहां पर और इसके अलावा और बहुत सारे मुल्क हैं, दुबई, वहां पर इसको भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया। तो ये पाकिस्तान और भारत के हवाले, अच्छा इसमें फिर कुछ चीजें जो ऐसी थी कि जो भारत है यहां पर क्रिकेट को तो खराब करने की कोशिश कर ही रहा था, फिर भारत और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप में जो आमना सामना था, उसमें फिर ये पाकिस्तान पे बरसों से ये प्रेशर था, ये हमारी छेड़ बन गई थी। बल्कि जिस तरह तज़हीक आमेज जो कमेंटेटर्स जो थे वो भारतीय मीडिया पे बैठ के कमेंट्स कर रहे थे और पाकिस्तान की टीम का तमस्खर उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका गरूर हाक में मिला है। और जाहिर है ये जो बाबर हैं, इन्होंने तारीख का जो धारा है ये पलट दिया है। और कल जो मैच था, इसमें जो बड़ी अच्छी बात लगी कि एक टीम नजर आई, एक टीम की कोऑर्डिनेशन नजर आई, यूनिटी नजर आ रही थी, एक यूनिटी नजर आई। और इसमें बहुत सारी इसकी रीजंस हो सकती हैं। एक तो यहां पर डोमेस्टिक सतह पर जिस तरह जो क्रिकेट को अब फरोग मिल रहा है, जो टैलेंट सामने आ रहा है, और इसमें अभी एक जो रिसेंट न्यूजीलैंड का जो एक बड़ा इवेंट कैंसिल हुआ, उस इवेंट कैंसिल होने के बाद एक बड़ी अक्लमंदी की पीसीबी ने और इंतजामिया ने, ये जो बड़ी अक्लमंदी की, जो नेशनल लेवल पर उन्होंने T20 का आगाज कर दिया। तो वो जो खिलाड़ियों को फॉर्म में लाने के लिए, उन्हें मुतहरिक रखने के लिए, उन्हें एक्टिव रखने के लिए, और वहां आगे जाकर फिर डिलीवर करने में मैं समझता हूं कि इसका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन था। और बरसों बाद कल जिस तरह लोगों ने फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर मैच देखा, तो बरसों बाद ये यानी दहाइयों पहले जब ये स्ट्रांग टीम पाकिस्तान की हुआ करती थी, तो उस वक्त जो एक माहौल था, लोगों का जज्बा था और जिस अंदाज में लोग इन्वॉल्व होते थे, तो मुझे तो ये दहाइयों बाद नजर आया है कि इस अंदाज में पाकिस्तान की क्रिकेट का ये रिवाइवल है। और इस अंदाज में रिवाइवल हुआ है। अगरचे जो कल का जो मैच होगा वो भी बड़ा, न्यूजीलैंड को भी बताना है कि सिक्योरिटी क्या होती है और किस तरह की होती है, साजिश का हिस्सा बन के जिस तरह पाकिस्तान में जो सीरीज है उसको मनसूख करवाया गया। तो भारत के हवाले से एक तो रिवायती हरीफ वाला मामला था, दूसरा इनका तकब्बुर, इनके मगरूर, इनके वो जो एनालिस्ट बैठ के जो जिस अंदाज में एनालिसिस कर रहे थे मैच से पहले और मैच के बाद जो जिस अंदाज में एनालिसिस कर रहे थे, तो इसलिए ये मैच जो था ये बड़ी अहमियत का हामिल था। और बरसों तक इस मैच की जो जीत है इसके असरात रहेंगे। और ये जो जख्म कल पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को, बल्कि पूरे भारत को लगाया है, मैं समझता हूं कि इसकी तकलीफ दहाइयों तक जो है वो महसूस की जा सकेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सिद्दीक, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपने जश्न मनाया कि नहीं, और दूसरा जहां पर हम इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं और अगर हम अपने यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियंस की बात करें, तो कुछ लोगों की ट्वीट्स आई जो कि ये कह रहे थे कि जहां एक तरफ पूरी मुल्क में भूख अफलास है, वहां पर हमारे मुल्क के वजीर आजम मैच देख रहे हैं और उसमें गुम है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मारिया, पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो कोई अपने ज़ाती किसी मकसद के लिए नहीं गए हुए थे, किसी निजी दौरे पर नहीं गए हुए थे। देखें, मरियम सफदर साहबा ने कल जो ट्वीट किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। एक ऐसा माहौल जब पूरा पाकिस्तान फतह का जश्न मना रहा था, जब पूरा पाकिस्तान खुश था, ये उनका दूसरा ब्लंडर है। पहला ब्लंडर उनका क्या था? जब यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, उन्होंने ट्वीट किया कि ये तो कहा करता था कि मैं सबस पासपोर्ट की इज्जत करूंगा, ये इसने पाकिस्तान की इज्जत कराई है कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। हालांकि आपको पता है चंद रोज बाद पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने ये बात इस्टेब्लिश कर दी कि इसके पीछे भारत था, एक एक चीज बेनकाब कर दी। और फिर उसके बाद आपको पता है कि इंग्लैंड ने भी माफी मांगी, न्यूजीलैंड की तरफ से भी आया कि जी हमसे गलती हुई, लेकिन उस सब के पीछे कौन था? भारत था। कल इसलिए भी पाकिस्तान ज्यादा जश्न मना रहा था कि पाकिस्तान ने उस भारत को शिकस्त दी है जो पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में तनहा करना चाहता है, आइसोलेट करना चाहता है, जो हर मामले में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। फिर हमारी एक और चीज देखें, कल हम सादा अंदाज में नहीं जीते, कल हमने सबसे पहली बात यह कि भारत को हराया। दूसरी बात यह है उस भारत को हराया जो साजिशें कर रहा था। तीसरी बात यह है कि उस भारत को हमने वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली बार हराया है। ये तारीख रकम हुई है, तारीख और दैट वाज टोटली वन साइडेड मैच। बिल्कुल।
उसके बाद देखें मारिया, उससे एक दिन पहले तक, बल्कि मैच से पहले तक, तमाम क्रिकेट एनालिस्ट जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के तो जाहिर है, पाकिस्तान की तो बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान की टीम अनप्रेडिक्टेबल है और इंशाल्लाह ये अच्छा खेलेगी, बाकी सब जो है वो इंडिया टीम को आसमान पर ले गए थे, अर्श पर ले गए थे। बाबर 11 उसको अर्श से फर्श पर लेकर आई है। फिर आप ये देखें 10 विकेटों से शिकस्त दी है। आज तक भारत को किसी टीम ने T20 में 10 विकेटों से शिकस्त नहीं दी। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान पहली मर्तबा 10 विकेटों से जीता है, पहली बार। और इतनी लंबी पार्टनरशिप वो रिकॉर्ड हुआ भारत के खिलाफ सबसे लंबी पार्टनरशिप। फिर कैचेस कल जो है वो मोहम्मद रिजवान के 100 मुकम्मल हुए। इंटरनेशनली क्रिकेटर्स ने कहा कि जी जबरदस्त छा गया पाकिस्तान। बाबर आजम की तारीफें हुई, मोहम्मद रिजवान की तस्वीर, इवन के इंडियन कैप्टन ने भी तारीफ की है। अच्छा, वो मैं समझता हूँ इसकी भी तारीफ होनी चाहिए कि जो कोहली जो है जिस तरह से आके मिला, ये भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर देखें मारिया, हम आते हैं मरियम साहबा पर। वो मरियम साहबा एतराज कर रही है इमरान खान साहब पर, जिनके वालिद बाहर, जिनके भाई बाहर, जिनके बेटे की शादी बाहर, जिनके असासे बाहर, जिनके जायदादें बाहर, जिनका इलाज बाहर, जिनका पैसा बाहर, जिनका सब कुछ बाहर, जिनके मफादात बाहर, वो इमरान खान साहब पर तनकीद कर रही हैं। भाई आप इमरान खान पर तनकीद कर रही हैं कि जैसे इमरान खान वहां को अयाशी करने गए हुए हैं, वहां को निजी दौरे पे गए हुए हैं, वो पाकिस्तान के लिए गए हुए हैं। देखें इंटरनेशनली जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ऊपर गई हैं, अगर इमरान खान साहब जाके सिर्फ इतना ही रिलीफ ले लेते हैं कि हमें कोई जो है वो थोड़ा सा जो है वो हम डिले के साथ पेमेंट करें और हमें कोई यहाँ से कोई मिल जाए पेट्रोल और डीजल वगैरह, तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए है ना, अपनी जात के लिए तो नहीं गए। उसके बाद फिर आप ये देखें कि कल पूरा पाकिस्तान, मारिया ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारे घरों में, हम सब की फैमिलीज में वो लोग छोड़ के जो क्रिकेट कभी भी नहीं देखते, लेकिन जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, चाहे कोई मजहबी उससे रुझानात वाला है, कोई सेकुलर है, कोई किसी तरह का है, एक इस मामले पे सब एक पेज पर होते हैं, सब बैठ के पाकिस्तान का मैच देखते हैं। और इमरान खान साहब, पहली बात वो पाकिस्तान के वजीर आजम, दूसरी बात यह वो कैप्टन है, वो क्रिकेटर है, वो आम पाकिस्तानी है। तो कल तो हर खास वो आम मैच देख रहा था, तो वो भी मैच देख रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक है, कल भी उन्होंने जो है इसके ऊपर सियासत की है। और जो है वो ये देखे ना, ये ऐसे मौके होते हैं। देखें ये कल तहरीक इंसाफ की फतह नहीं थी, कल पीटीआई नहीं जीती, कल पाकिस्तान जीता है। और पाकिस्तान के जीतने पर पार्टी से कोई लिंक भी नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान के जीतने पर आप जो है वो सियासत कर रही हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक था। कल पाकिस्तान ने बहरहाल जिस तरह आपने कहा कि गरूर तकब्बुर को खाक में मिलाया है, जो कोहली 11 है उसको अर्श से फर्श पर ले आए हैं, पाकिस्तानियों को खुशियां दी हैं। मरियम साहबा ने ये ट्वीट क्यों किया है? मरियम साहबा को क्यों पाकिस्तान की जीत बर्दाश्त नहीं हुई? उसकी वजह है पाकिस्तान में माहौल देखें, बड़ा टेंस माहौल था। टीएलपी का धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, उधर बलोचिस्तान में आप हालात देखें, महंगाई की आप सूरत हाल देखें, इंटरनेशनली आप देखें, रीजनल आप देखें, सिविल मिलिट्री के हवाले से जो चीजें आ रही है वो देखें। बड़ी एक जो है वो एक दबाव की कैफियत थी, बड़ी एक घुटन का माहौल था। उस सब में जब पाकिस्तान जीता है, वो घुटन का माहौल खत्म हुआ, वो जमूर टूटा, सब पाकिस्तानियों के चेहरों पे खुशियां थी। अच्छा, अब पाकिस्तानियों के चेहरों पे खुशियां आई हैं, तो वो जो बहुत से मसाइल जो खुद से क्रिएट करता है या जेन्युइन भी हैं, उनसे जरा लोगों की नजरें ओझल हुई हैं। जाहिर है पाकिस्तानी जरा रिलैक्स हुए हैं, खुश हुए हैं, तो उन्हें लगा है कि वो जो घुटन का माहौल था, जिसकी वजह से इमरान खान पर दबाव था, वो अब दबाव कम हो गया। और इस नफरत के अंदर वो जो है वो पाकिस्तान की जीत के ऊपर सवाल उठा रही है, तो ये बहुत अफसोसनाक है। उनको ये हरगिज नहीं करना चाहिए था। लेकिन एट द एंड जो हैप्पीनेस है, जो खुशी की बात है, वो यही है कि पाकिस्तान ने कल इंडिया को हराया है और उस टीम को हराया है। वहाँ के जो एनालिसिस कर रहे थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, अगर उसकी हम बात करें तो उस गरूर को हमें तोड़ा है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर नेस्ला टावर को गिराने का हुक्म जारी किया है। क्या 1 हफ्ते से पहले वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में नेस्ला टावर से मुतालिक केस की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने 1 ही हफ्ते के अंदर अंदर नेस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया और साथ ही ये भी हुक्म दिया है कि नेस्ला टावर का मालिक मुतासरीन को रकम वापस करे और कमिश्नर कराची नेस्ला टावर के मालिक से रकम मुतासरीन को वापस दिलवाएं। सदीक, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज की जो समाअत हुई है उससे मुतालिक, और दूसरा ये कि क्या जो 1 हफ्ते के अंदर गिराने का हुक्म जो दिया गया है, क्या मुतासरीन को एकोमोडेट करने का प्लान बना लिया गया है जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस टावर को गिराने का हुक्म जारी किया गया? देखें मारिया, अब बात हफ्तों या दिनों की नहीं बल्कि घंटों की रह गई है। यानी 72 घंटे बाकी हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर
नस्ला टावर के जो कनेक्शंस हैं, पानी बिजली, वो तमाम कनेक्शन काट दिए जाएंगे और 72 घंटे बाद ज़ाहिर है जब ये कनेक्शन काट दिए जाएंगे और उसके बाद 1 हफ्ते का वक्त होगा और 1 हफ्ता जब मुकम्मल होगा तो नस्ला टावर को गिरा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सब की सार आंखों पर। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट हम बार बार कह रहे हैं कि उनका फैसला गलत नहीं है, इसलिए कि ज़ाहिर है कब्जा है सर्विस लेन के ऊपर, लेकिन उसके ज़िम्मेदार वो बिल्डर हैं, वो मालिक हैं उस ज़मीन के जिन्होंने इसको तामीर किया। वो जो थर्ड पार्टी है, वो जो लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, उनका इसमें क्या कसूर है कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। हमने पहले भी ये गुजारिश की थी पिछले हफ्ते, क्योंकि आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान वहाँ पर कराची में मौजूद हैं, उनके साथ इजाज़ुल हसन साहब और दीगर जजेस मौजूद हैं जो इस केस को सुन रहे हैं। हम ज़रा दोबारा सुनाना चाहेंगे मारिया मुतासरीन की पुकार। एक ही हमारी ये सदा है, इन मुतासरीन की सदा है कि बिल्कुल आप गिराया, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसको अमल दरामद उस पर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम दिया जाए, इतना टाइम दिया जाए कि जो बिल्डर है उससे पैसे निकलवा के कम से कम उन लोगों को दिए जाएं। अगर बिल्डर से पैसे निकलवाए बगैर इसको गिरा दिया गया तो फिर इन मुतासरीन को कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे। फिर जाहिर है मारिया देखें, जस्टिस गुलजार साहब रिटायर होंगे, फिर पता नहीं उस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो कराची के इन इशूज़ पे रहती है नहीं रहती, निचली अदालतों में जाएंगे, साल तक केसेस चलते रहेंगे, 20-20, 30-30 साल। तो दोबारा जरा वो अगर हमारी सुना दें मुतासरीन की पुकार, और इतना ही सिर्फ है कि बस इनको एक बार पैसे मिल जाए बिल्डर से, उसको पाबंद कर दिया जाए कि वो 1 माह के अंदर अंदर इनको पैसे दे दे, फिर गिरा दिया जाए। नाज़रीन जरा ये तासुरात देखें जो नेस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं किस तरह से फरियाद कर रहे हैं, किस तरह से उनकी दाद रसी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जरा ये मनाजिर आप खुद देखें। ज़ाहिर बात है अगर इसको ऑर्डर आ गया बिल्डिंग तोड़ने का या जो भी कुछ है तो हमें तो कंपनसेट किया जाए ना, हमें हमारे जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे दिए जाए। हम कहाँ जाएंगे? देखिए हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सारे हैं, सब इतनी परेशानी में मतलब दिन गुजर रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन हमें कोई कंपनसेशन का भी कोई बात करे कि भाई आपको पैसे मिलेंगे और फला डेट को मिलेंगे, तब हम घर छोड़े ना। अब हमें कह रहे हैं कि आप घर खाली कर दे, हम इसको तोड़ते हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन हमारा इस वक्त हाल ये है कि दीवाने यार से पूछता है बंदा कि हाल क्या है तेरा कब्र में उतारने के बाद, तो कब्र में उतर जाने के बाद फिर मुर्दा ही जानता है कि हाल क्या होता है उसका। अब जाहिर बात है, आप खुद सोचिए कि जब वो पेमेंट होगी तो हम जाएंगे ना घर खाली करके। मतलब हम कहाँ सड़क पे खड़े हो जाएं? हमारे पास तो नहीं है इतने पैसे जो हमने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी नौकरियां कर करके जो पैसे ये घर ख़रीदा था हमने, फ्लैट। हमारे सर पे तो हर वक्त तलवार लटकी हुई है कि क्या करें कहाँ जाएं। ऐसा तो कहीं नहीं होता। सिंध जो डिपार्टमेंट्स हैं सिंध में, इतने सारे बिल्डिंग जो कंट्रोल करते हैं या कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन मिलती है, वो सब कहाँ काम कर रहे हैं? वो हर मंथ सैलरी ले रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा स्टाफ है, वो किस काम के नहीं है? तो सब डिपार्टमेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस अंकल, मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ ये बिल्डिंग टूटने का ऑर्डर वापस लें। नाज़रीन आपने देखा किस तरह से जो मुतासरीन हैं वो अपनी इस वक्त डिमांड तो कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सिद्दीक, जिस तरह से 1 हफ्ते का हुक्म दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस टावर को गिराना है, तो ये डेडलाइन क्यों नहीं दी जाती कि जो नेस्ला टावर का मालिक है वो इन मुतासरीन को कंपनसेट करे? देखिए मारिया, वो तो कहा गया कि 1 माह में वो पैसे दे, लेकिन वही बात है कि जब ये इमारत गिरा दी जाएगी फिर कौन उससे पूछेगा, वो कैसे देगा? देखिए मारिया, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कराची के इशूज़ पे जितनी तवज्जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने दी है, इससे पहले कभी इतनी तवज्जो जो है वो नहीं दी गई। आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजर नाला और बाकी जो नाले थे जिनके ऊपर तजावजात थी, और वो तजावजात भी देखें इदारों की मिली भगत से कायम हुई थी। जिस बंदे ने वो ज़मीन खरीदी है उसको तो नहीं पता कि ये गलत ज़मीन है, वो तो इदारों का कसूर था। वहाँ पे खैर बहुत से लोग आबाद हो गए और नाले जो हैं वो तंग हो गए तजावजात की वजह से, और उसके बाद फिर आपने देखा कराची में कैसे पानी इकट्ठा हो जाता था, कैसे लोगों की जाने जाती थी, कैसे कराची डूब जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए, वफाकी हुकूमत ने ताउन किया, और सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत के वजह से वहाँ पे नालों की सफाई हुई, तजावजात गिराई गई, और उसके बाद कहा गया था कि ये जो तजावजात थी यहाँ पे जो लोगों ने घर बनाए हुए थे उनको आबाद करें। उस हवाले से जो है वो रिपोर्ट तलब की गई थी, और उस रिपोर्ट में भी जो है वो कोई खास सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन नहीं किया जा सका था, और मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि जो बहरिया टाउन से पैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के पास जमा हो रहे हैं उसमें से हमें 10 अरब दे दिया जाए। मतलब उस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब और इजाजुल हसन साहब ने ज़ाहिर बरहमी किया। सीएम जो है सिंध मुराद अली शाह साहब को तलब किया गया। इसमें मारिया देखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कुछ रिमार्क्स आज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
वो कहते हैं जब जब कराची पहुंचा तो कोई शहर नजर नहीं आया, सिर्फ डस्ट थी। हम इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं, कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। आपके सिविक इदारे बेख्तियार हैं और कुछ नहीं करते। जाजुल अहसन साहब ने कहा कराची खुद ही चल रहा है, कोई इदारा काम नहीं कर रहा, जैसे जाजुल अहसन साहब ने कहा। KTA का बुरा हाल है, KMC का बुरा हाल है, कोई मास्टर प्लान पेश नहीं करता, जिससे मांगो वो दूसरे पर डाल देता है। ये जाजुल अहसन साहब ने कहा। आपको नाला मुतासिरीन को बसाने के लिए कहा था, सिंध हुकूमत ने हाथ उठा दिए, जाजुल अहसन साहब ने कहा। उन्होंने कहा ये कह देना आसान है कि पैसे नहीं है, दूसरे कामों के लिए आपके पास पैसे कहां से आते हैं? आपका बयान हमने पढ़ा था कि यहां पर माफिया ऑपरेट कर, माफिया को भी आपने ही लगाम देनी है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे सामने सियासी बयान देंगे तो हम नहीं मानेंगे। आप इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं? आपकी हमदर्दी कब्जा करने वालों से क्यों है, ये भी सवाल किया गया है। और ये भी कहा गया, जब वो बार बार कह रहे थे सीएम जो है सिंध कि मुझे चैम्बर में सुने, उन्होंने कहा चैम्बर में आप हमें क्या बताएंगे, ये सड़क बना दी, ये बना दी, ये बना दी, तो आपका काम है। उसके बाद कहा उन्होंने कि ये बातें ना करें, आपका काम शहर चलाना नहीं सूबा चलाना है। आपके इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि शहर चलाएं, आपसे तो एक शहर नहीं चल रहा। और फिर मुराद अली शाह साहब ने कहा पिछले साल भी बारिश हुई थी, इस बार उससे ज्यादा हुई, हमने नाले साफ किए, चीफ जस्टिस ने कहा आपकी आईनी जिम्मेदारी थी। तो ये बहुत सारी चीजें जिस पे बड़ाई साहब बात कर लें, तो फिर अगर टाइम हुआ तो मजीद इस पे आगे मैं आपको अदील ये बताइएगा, जिस तरह से भी सिद्दीक ने पूरी समात का अहवाल ही बताया, लेकिन जो इदारे जो सिंध हुकूमत है वो क्यों नहीं उन पर देख रही है, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी करी कि जो इदारे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किसको नाजायज NOC दिया जा रहा है? तो सिंध हुकूमत क्यों खामोश है, वो क्यों नहीं इस मामले में एक्टिव हो रही? देखें, ये काम जो है बल्दियाती इदारों के करने का है, ये काम लोकल गवर्नमेंट्स का है। क्या आप MPs जाके काम करवाएंगे? ये काम जो है, ये कराची का सबसे बड़ा मसला क्या सुनने में आता है, और आज जो चीफ जस्टिस साहब भी जब बात कर रहे थे कि शहर में कुछ नजर नहीं आया सिवाय धूल मट्टी के, तो सबसे ज्यादा सफाई का इशू क्यों वहां रेज होता है, और ये काम करना होता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसमें सबसे ज्यादा काम कराची में हुआ, वो नजर आया। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराची में बहुत काम किया, वो नजर आता है। लेकिन अब चाहे कोई भी किसी भी सूबे में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम उसके बाद जो बने, वो उनके पास ना तो कोई उस तरह का इख्तियार था, अगर उसका हम कंपैरिजन करें परवेज मुशर्रफ दौर से। और हम कहते तो हैं ये सारे जो जमहूरियत के अलम बरदार बने हुए हैं, और ये जो सारी सियासी जमातें जमहूरियत करती हैं, ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर नहीं आते। और उसकी रीजन ये है, वो जो इक्तदार की निचली सतह पर मुंतकिली है, वो जब तक नहीं होगी इस तरह के मसाइल रहेंगे। अच्छा, जहां तक ये मामला है, ये कराची के ये मसाइल जो सबसे बड़ा अर्बन एरिया है, जाहिर है इसलिए वहां की चीजें ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। ये जिस तरह नस्ला टावर का मामला है, ये तो पाकिस्तान के हर शहर का मामला है। पाकिस्तान के हर शहर में इंतजामिया की मिली भगत से ऐसे कई टावर्स खड़े किए गए, कई अपार्टमेंट्स बनाए गए। लेकिन मसला यह है, जाहिर है कि ये मामला चूंकि नजर में आ गया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब चूंकि उस शहर से भी हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो उस शहर का दर्द जो है वो दिल में रखते हैं। और ये एक मिसाल तो बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है कि कल को कोई बिल्डिंग बनाते हुए ये सोचेगा कि अगर मैं तामीर करूंगा तो उसमें चंद फुट भी अगर उसमें तजावजात होंगे तो पूरी इमारत गिरानी पड़ेगी। इसका एक इंपैक्ट, ये बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इस हद तक तो है। लेकिन ये साथ ही साथ रियासत का इम्तिहान भी है कि इंतजामिया के कुछ लोगों की मिली भगत से होने वाली ये जो गबन है और ये जो 2 नंबरी हुई है, और इसमें चंद लाख रुपए किसी ने रिश्वत ली होगी, या जो बिल्डर है इसने चले करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे, लेकिन इसने कई खानदानों को दांव पे लगा दिया। अब ये जो रकम कमिश्नर साहब ने लेके देनी है, यहां से तो यहां तो मामला ये है कि आंख ओझल पहाड़ ओझल। ये मामला अगर इसका खुदा ना खास्ता फॉलो अप ना हुआ, इस मामले को अदालत में रिपोर्टें भी जमा होती हैं, लेकिन अदालत में जाहिर है केसेस इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि केसेस की बारी आने में टाइम लगता है। तो अब आज क्या हुआ, आज की समात में जब ये अदालत ने पूछा कि वो नालों के मुतासरीन के हवाले से क्या हुआ, क्या पेशरफ्त हुई, तो सीएम साहब ने कहा जी वो 36 अरब रुपए की जरूरत थी मगर वफाक पीछे हट गई। अब वफाक पे डाल दिया। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात लेने की दफा ये कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, जब डिलीवर करने की बारी आती है तो ये वफाक पर डाल देते हैं। और खुदा ना खास्ता कहीं यही इन्हीं मुतासरीन के साथ भी ना हो, आपको बिल्डर से तो लेकर वो दे देंगे, बिल्डर से लेकर तो वो अब उन लोगों से कौन पूछेगा जिन्होंने असल में माल बनाया, जिन्होंने इसकी मंजूरी दी, उनको भी मैं समझता हूं कि मिसाल बनाना चाहिए।
मिसाल बनाना चाहिए, लेकिन इसमें एक खदशा है लेकिन कि इन ठीक लोगों है। को मिसाल बनाने निकलेंगे तो फिर मेरा ख्याल है सरकारी महकमे खाली ही ना हो जाएं, क्योंकि जिस अंदाज से ये सरकारी महकमे काम करते रहे और ये मंजूरियां देते रहे हैं, तो मेरा ख्याल है शायद ये भी इसमें मसले तो हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से बात की जा रही है कि आपने बिल्डर्स का जो है वो उनकी करनी है, वैसे तमाम इदारों की अकाउंटेबिलिटी है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। अब ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे शहबाज शरीफ के सब्र का जो पैमाना है वो क्यों लबरेज हो रहा है और वो खुलकर इस वक्त भाई और भतीजे के बयानियों को मुस्तरद कर रहे हैं। अब नून लीग का अगला प्लान क्या हो सकता है, ब्रेक के बाद उससे बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त बाज़गश्त चल रही है कि अब नून लीग का अगला प्लान क्या है, क्योंकि शहबाज शरीफ अपना एक अलग बयानिया लेकर सामने आ रहे हैं आवाम के, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा एक मुख्तलिफ बयानिया लेकर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने अब खुलकर अपने भाई और भतीजी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। सदीक, मुझे ये बताएगा कि अब नून लीग का अगला प्लान क्या हो सकता है, कौन सा बयानिया लेकर चल रहा है, ये क्लैरिटी क्यों नहीं आ रही है नून लीग में? देखिए, क्लैरिटी इसलिए नहीं आ रही कि मुकाबला सख्त है और वक्त बहुत कम है और बहुत ही कम टाइम रह गया है कि इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होना है और उससे पहले पहले मुस्लिम लीग नून ने फैसला करना है कि बयानिया कौन सा चलेगा। देखिए मारिया, 16 तारीख को एक जलसा होता है PDM का फैसलाबाद में। उस जलसे में मरीम भी मौजूद होती हैं, मौलाना फजल रहमान मौजूद होते हैं, नून लीग की तकरीबन तमाम लीडरशिप मौजूद होती है। हाँ, शहबाज शरीफ और हमजा मौजूद नहीं होते और यही वो वजह थी कि वो मौजूद नहीं थे। जहाँ वहाँ पर जिस तरह से जो ISI सरबराह हैं उनके खिलाफ नारे लगे, उस हवाले से जब शहबाज शरीफ साहब से कल सवाल किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ये जो 16 तारीख को जलसे में नारे लगे उस पर आप क्या कहते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा वो पहले अगर आप सुनवा दें तो फिर जरा उस पर बात करते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी। नाज़रीन साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुने नाज़रीन। सिद्दीक, जब हम शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं तो उनका बयानिया बहुत मुख्तलिफ होता है, उनकी बात करने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन वही बात अगर वही सवाल अगर मरीम नवाज से किया जाए या नवाज शरीफ साहब से किया जाए तो वो टोटल मुख्तलिफ होता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। शहबाज शरीफ साहब की अगर मारिया आखिरी लाइन आप सुने, उन्होंने कहा है कि इदारों के सरबराहान के खिलाफ जलसों में नारे लगाने ना तो कौमी मफाद में है, ना ही इसकी इजाज़त होनी चाहिए। ये नारे पहले कौन कौन लगाता रहा है, ये शुरू किसने किया था? 20 सितंबर 2020 को नवाज शरीफ ने जो पहली तकरीर की थी उसमें जो इदारे हैं उनके सरबराहान के नाम थे। उसके बाद मरीम साहबा नारे लगवाती रही। आपको याद होगा कि शेर जवान इन्होंने एक फोर्स बनाई, उसका जो कन्वेंशन हुआ उसमें जो मरीम साहबा ने नारे लगाए, देखें या वो नारे ज़ाहिर है ये TV पे भी पहले चलता रहा है और ये बहुत सी जगहों पे मुस्लिम लीग नून वाले कहते रहे कि देखें पहले ये क्या कहते रहे कि हम चंद शख्सियात के खिलाफ हैं, एक या दो, हम इदारे के खिलाफ नहीं है। लेकिन वहाँ नारा क्या लगा था? नारा ये लगा कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। मुझे बताएं कि वर्दी तो हर फौजी जवान वर्दी पहनता है। वो जो वहाँ पे आप पहाड़ों की बुलंदियों पर और तमाम बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान के तमाम हसास इलाकों में जो ऑपरेशन कर रहे हैं, हर जवान ने वही वर्दी पहनी हुई है। तो ये पूरी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है, ये पूरे इदारे के खिलाफ हैं, ये चंद शख्सियात के खिलाफ नहीं है। और फिर आप ये देखें मारिया कि मरीम क्या कर रही हैं, और शहबाज शरीफ ने खुलकर कह दिया है कि ना, और शहबाज शरीफ ने देखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून समेत पूरी कौम पाकिस्तान को किसी बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा नहीं बनने देगी। पूरी कौम यकसू है कि पाकिस्तान की सालमियत और दिफा पर आंच नहीं आने देंगे। आलमी हालात और मंजरनामे के तनाजुर में फैसलाबाद नारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो अब बात यह है, मरीम तो ये नारे सपोर्ट करती हैं, मरीम वहां पर मौजूद थी। फिर उसके बाद हमने ये पता किया फैसलाबाद के दोस्तों से कि ये कौन थे, तो पता चला है कि ये अलामा साजिद मीर के साथ आए थे, ये मौसूफ जिन्होंने ये नारे लगवाए, और ये इनका जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक है। लेकिन अलामा साजिद मीर कौन है? अलामा साजिद मीर की अभी भी आप जाके प्रोफाइल देखें सेनेट के वेबसाइट के ऊपर, वो किसके टिकट पे सेनेटर बनते आए हैं? मुस्लिम लीग नून, उनकी पार्टी वहां पे मुस्लिम लीग नून लिखी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है? शहबाज शरीफ साहब ये तो कह सकते हैं कि उनका ताल्लुक मेरे ग्रुप के साथ नहीं है, तो भाई नवाज शरीफ मरीम के ग्रुप के साथ है। और इस वक्त पार्टी में शहबाज शरीफ साहब तो 13वें खिलाड़ी हैं, असल पार्टी तो नवाज शरीफ और मरीम चला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो आम मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, उनको आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाता, वो PDM के जलसों में नहीं होते, वो PDM की मीटिंग्स में नहीं होते, तो वो तो 13वें खिलाड़ी हैं। पार्टी तो मरीम और नवाज शरीफ चला रहे हैं, पार्टी तो उनकी है ना। शहबाज शरीफ खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं, चिपके भी हुए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से कैप्टन सफदर ने भी नारे लगवाए थे, वो उन्होंने और जगह पे नारे लगवाए थे कैप्टन सफदर ने। लेकिन ये नारे जो हैं
ये जमीयत अहले हदीस के एक जो रहनुमा थे उन्होंने ये नारे लगवाए और अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो डिस्टेंस कर रहे हैं खुद को और टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन मरियम नवाज ने जिन्होंने नारे लगाए उनसे कोई इजहार ताल्लुकी नहीं किया है। वो कब तक और वो इस मामले में क्या कहती हैं वो तो आप सब जानते हैं। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।